आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। परसों मैं प्रगति मैदान के नजदीक सुंदर नगर के पास में था। आप जानते हैं सुंदर नगर इसलिए भी मशहूर है कि दिल्ली का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वहीं है। बहुत खूबसूरत दरख्तों से भरा हुआ और पूरी कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि वहां रह रहे जानवरों को वातावरण घर जैसा लगे। हालांकि चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जानवर, पक्षियों की बात मैं नहीं कहता, जो उड़कर अपनी मर्जी से बाहर चले जाते हैं, किसको अपना घर लगता होगा। खैर, मुझे पास के दरख्तों पर कोयल की आवाज आई। अमूमन फरवरी में कोयल बहुत कम बोलती है, लेकिन वो बोल रही थी और मैं वहीं रुक गया। एकदम से उसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा गांव मुझे बुला रहा है और तमाम यादें, संगी साथी सब एक मिनट में दिमाग पर चित्रपट की तरह चलने लगे। वो आंधी आने के बाद घरों से निकलकर भागना, दीवानावार, और खेत खलिहान से गुजरकर बगिया में पेड़ किसी के भी हो, साझा समझौता और भाईचारा ऐसा होता था कि कोई किसी के भी पेड़ से आम बीन ले, चाहे वो कच्चे हो या पक्के, कोई रोकता नहीं था। हाँ, उसकी अपनी मिल्कियत बनी होती थी। जब कभी गांव में आकर नीम के पेड़ पर या आम के पेड़ पर या दूसरे दरख्तों पर कभी बैठकर कोयल बोलती तो गांव के बच्चे उसकी आवाज की नकल करने लगते और वो चिढ़कर और जोर जोर आवाज से बोलती है। यही चीज उस दिन मैंने सुंदरनगर में किया तो आसपास के लोग देखने लगे, क्या है, बुढ़ापे में कदम रख चुका ये लौंडा बौरा गया है कहा। और मुझे भैया इस बौराहट में भी बड़ा मजा आया। हालांकि जब पलट कर मैंने उनकी तरफ देखा, जो दो लोग खुसर खुसर कर रहे थे, तो चुप हो गए। लेकिन मैं तो उस सुनहरे दौर में पहुंच गया था जो मुझे कुदरत ने और परिवार ने 24 साल तक दिया। जी हाँ, पैदा होने के बाद मैं पूरे 24 साल बाद, मैं दो बच्चों का बाप होने के बाद में शहर की तरफ निकला था। तो बात कर रहा हूं मैं कोयल की। यही एक ऐसी चिड़िया है जिसे देखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि वो पत्तों में छुपी कहाँ बैठी है। और गांव तो खैर लज्जतों का मरकज है। गन्ने, रात में हम लोग सर्दी के से पहले गांव से बाहर जाकर कबड्डी खेलते और फिर किसी रसीले और बेहतरीन गन्ने के खेत में घुस जाते। कहने की बात नहीं कि जिस वक्त हम सुबह खर्राटे मार रहे होते या स्कूल की तैयारी कर रहे होते, उस वक्त गन्ने के खेत में खड़ा उनका मालिक हमें गालियां दे रहा होता। पता तो उसको कहाँ चलता होगा कि कौन है, लेकिन शक होता था कि है तो हमारे गांव के ही लौंडे। कब्रिस्तान में खड़े हुए महुआ के पेड़, हम उनकी गुठलियां बीन लेते हो और इसके लिए शायद हम जो ढह गई हैं कब्रें उनमें उतर जाते थे। हमें कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान में जाते। शायद कहीं ना कहीं ये एहसास तो रहा ही होगा कि हैं तो सब अपने ही रिश्तेदार। गा उसमें कब्र में लेटा हुआ बुजुर्ग खत्म होने के बाद में उसकी आत्मा आसपास अगर रही होगी तो गाली देती घूम रही होगी कि देखो लौंडे को नजर भी नहीं आ रहा है। अबे दो चार गुठली तो छोड़ देता, कब्र में रहने देता। क्योंकि बुजुर्ग भी तो कभी लौंडे थे हमारी तरह। वो पेड़ याद आने लगे जिन पर हम डंडे चलाया करते थे, ईंट पत्थर चलाया करते थे, गुलेल चलाते थे। वो लोग जो चढ़ना नहीं जानते थे, वो तालाब खूब याद आए जिनमें हम जाते तो नहाते हुए कम से कम 200-300 मीटर तैरते। क्योंकि गांव ही वो एक ऐसी प्रयोगशाला है
जहां बहुत से हुनर ऐसे ही सिखा दिए जाते हैं। हमें कभी जिंदगी में, हम और हमारे सहपाठियों के और गांव के सारे 100% लोगों को जिंदगी में कभी भी स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं पड़ी होगी तैरना सीखने के लिए। वो तालाब ही हमारे लिए स्विमिंग पूल थे, एक विशाल स्विमिंग पूल जिसमें हम और हमारे साथ भैंसे और कभी कभी हाथी आते थे नहाने। और जब कभी निकलते तो वो तो कभी नहीं भूलेंगे कि शरीर में कहीं ना कहीं एक आध दो जोक लेकर निकलते थे, क्योंकि हमारे गांव के तालाबों में ना कमल के फूल बहुत होते हैं। तो क्या मजेदार था कि अगर किसी की पीठ पर, उसको दर्द नहीं होता था, लेकिन कोई लड़का कहते अबे तेरी पीठ पर जोंक लगी है, और मत पूछिए कि किस तरह वो उछलना कूदना होता था, चिल्लाना लगता है कि तलवार चल गई। भैंसों को तो परवाह नहीं होती थी, लेकिन हमारे जिस्म का खून चूस भी लेते थे तो क्या होता था, उससे कोई बीमारी नहीं होती थी। जरा सा नमक टिपकाते वो टपक पड़ते थे पके हुए महुआ के फूल की तरह। हमें खूब याद है कि हमारे घर के सहन में, वो तो खैर मैं बड़ा हो गया था, अभी 10 साल पहले खत्म हुआ है, नीम का एक बहुत बूढ़ा पेड़ था। वैसे भी सुल्तानपुर की नीम अमेरिका में पेटेंट है, अवध का सुल्तानपुर नीम, मजरू सुल्तानपुरी और अमेठी, ये हमारे जिले की वजह से ही तो है। तो उस नीम के पेड़ पर चिड़िया बहुत बैठती थी, और जब उनका फूल आता था, और फूल से के बाद में जब निमकौड़ियां उसमें होती तो फूल टूट कर हवाओं के साथ हमारी छत पर आता। उस वक्त अम्मी हमारी गेहूं के फसल के दाने, गेहूं छत पर फैला देती। क्या हकीम लोग थे और बुजुर्ग आदमी। नीम के पेड़ से गिरे हुए नीम के फूल उन गेहूं पर फैल जाते, तो हम पूछते अम्मा इसको, इसमें क्यों यहाँ फैलाती हो उसे, ये तो इसमें आ गए, रोटियों में जाए, कहीं तुम्हारी रोटियों में इनका क्या कहते हैं आना बहुत जरूरी है। और नीम के उन फूलों के साथ अम्मा लटा, वो उसको लपेट कर सारा गेहूं बखार में भर देती और तब बताती थी कि इसका अब ये पूरे साल तक इसमें घुन नहीं लगेगा। कमाल है। वो गांव थे, लेकिन गांव में भी अब जो है ना, सियासत और साजिशें पनप रही हैं। तो हम लोगों के लिए जन्नत जैसा है। हमारी आत्मा में साल के 12 महीने में से 11 महीने अगर टाइम जोड़ा जाए तो गांव की यादें ही घूमती रहती है। शहर में बच्चे पैदा हुए बड़े हुए, वो बेशक वहां उनका लगाव उतना नहीं है, लेकिन हमारी माटी तो उसी गांव की खमीर से ही है। तो काओ सुकुल चलत हुआ तो चला। वर्मा जी तो तैयार है भैया, हम तो जा रहे हैं गांव, कम से कम 10-15 दिन, जिससे दिल्ली के पराली का प्रदूषण और गाड़ियों का प्रदूषण, इनको डिटॉक्सिफाइड कर सकूं और बिल्कुल रिचार्ज होकर गांव से आ सकूं।